ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। क्या टीम अन्ना में बिखराव आ गया है? क्या टीम अन्ना दो राह हो चुकी है? दरअसल जब एक हाथ थामकर ऐलान किया गया था कि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका जाएगा देश से, वही साथी अब एक दूसरे पर तंज कसने लगे हैं, कटाक्ष करने लगे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रही हैं, दोनों मिलकर संसद बंद करवाती हैं। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियों के नाम अलग हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मंच पे एक भी बीजेपी का नहीं था। 11 दिसंबर को हमने सारी पार्टियों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, और वहां पे दोगलापन किया, मंच से कुछ और बोल के गए, संसद के अंदर जाके कुछ और बोला। किरण बेदी हमारी बड़ी बहन है, सामाजिक आंदोलनों का एक बहुत मानक चेहरा है, देश उनकी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है। मुझे लगता है कि किरण बेदी जी को भी आने वाले कल में इस बात का एहसास होगा कि कांग्रेस के हटाने मात्र से भ्रष्टाचार नहीं बच सकेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के समय में ताबूत घोटाला नहीं हुआ? क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुलेआम कैमरे में आपके में रिश्वत लेते नहीं देखा गया? क्या हम भारतीय जनता पार्टी या इन पार्टियों के मित्रों पर विश्वास कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार? मसला बिखराव का है, मसला भाजपा के साथ का है कि किरण बेदी अगर साथ हैं तो क्यों कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल दो राह हो चले। प्रताप जी, जिस तरह से ये देखा हमने, कुमार विश्वास कह रहे हैं कि किरण बेदी पहले एक साथ मंच पर हुआ करते थे, एक स्वर में बोला करते थे, अब वही स्वर दो राह हो चले। पहली बात तो अश्विनी, मुझे लगता है कि जो ये कथित जो पुरानी टीम अन्ना है, इसको इस बात से ज्यादा चिंता, इस बात की चिंता नहीं रही है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो या देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो। इससे ज्यादा इनको चिंता यह है कि ये पॉलिटिकली बैलेंस्ड है या नहीं, ये इनकी जो दूरी है सभी राजनीतिक दलों से समान है ना नहीं, ये उस बैलेंसिंग बॉल पे खड़े होना चाहते हैं जहां ये अपने आप को एक सभी राजनीतिक दलों से समान दूरी पे बताने की इनकी इस बात में ज्यादा चिंता है कि कैसे बैलेंस बना रहे इनका। तो इसलिए मुद्दा बदल गया है, राह ये भटक गए। जो लक्ष्य ये था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है, उसमें कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कम्युनिस्ट आए, कोई भी आए, जो भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहता है वो सब साथ आए और सब मिलकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराए। अन्ना का सीधा सीधा ये संदेश था, लेकिन अब ये संदेश ये बदल चुका है। भ्रष्टाचार मुक्ति को तो बात अलग है, लेकिन हमारी जो दूरी है ये, क्योंकि सारे भ्रष्ट हैं, इनसे हमारी दूरी बराबर बनी रहनी चाहिए। हमारी दूरी कहीं हम भाजपा के नजदीक और कांग्रेस के पास या कम्युनिस्टों से निकट नहीं दिखाई देने चाहिए। इस बात की ज्यादा चिंता हो गई और इसी बात को लेकर, क्योंकि इस मामले में संतोष हेगड़े जो कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त है, उनकी राय अलग है। वो कहते हैं कि देश में जो उनका नजरिया है वो कहता है कि देश में अब भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी का भविष्य नहीं है। ऐसे में टीम अन्ना में बिखराव फिर नजर आया। टीम अन्ना 2014 के आम चुनाव में उतरेगी और चुनावों का मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक पार्टी के गठन की है, तो कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त और जस्टिस संतोष हेगड़े इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जस्टिस हेगड़े का कहना है कि भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध करके राजनीति करने वाली पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उनके मुताबिक चुनावों के लिए पैसों का इस्तेमाल बहुत होता है और देश की विविधताओं में बिना पैसे के चुनाव प्रभावित होते हैं। इसलिए सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टी नहीं चलाई जा सकती है, और यही कारण है कि संतोष हेगड़े 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए जाने के ऐलान से पहले ही खुद को अलग कर चुके हैं। संतोष हेगड़े का कहना है कि सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता का खास महत्व होता है। हर शख्स चुनाव को लोकतांत्रिक लिहाज से नहीं देखता, क्योंकि चुनावों में पैसा लुटाने के लोग आदी हो चुके हैं और इस रुख को बदलने में अभी वक्त लगेगा। हेगड़े ने कहा कि अन्ना की प्रतिष्ठा के चलते देश की 543 सीटों पर प्रत्याशी को खोजना कठिन नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रत्याशी कैसे होंगे। ये लोग जरूरी संसाधनों के बिना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उदाहरण भी दिया और इतिहास से सबक लेने की बात कही। आखिर में संतोष हेगड़े ने राजनीतिक दल के गठन की बात से पहले सुनियोजित कार्य योजना तैयार करके भी नसीहत दी। तो संतोष हेगड़े का कहना है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जब देश में भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार के मसले को लेकर पार्टी का गठन किया जा सके। प्रताप जी, क्या आपको लगता है कि संतोष हेगड़े की जो बात है तथ्यपूर्ण है? तथ्यपूर्ण नहीं, ये इसे कहना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच। वास्तव में कोई भी चुनाव हम सब जानते हैं
और इतने सालों से चुनाव देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का आंकड़ा लगाने बैठते हैं तो कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे, तो उसमें पता लगता है कि भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जाति आती है, बाकी दूसरे लोकल मुद्दे आ जाते हैं, पार्टी का व्यवहार आ जाता है, नेता की प्रतिष्ठा आ जाती है, और पता नहीं क्या क्या परिवारवाद आ जाता है, और कोई ऐसे लोकल ऐसे मुद्दे ऐसे जुड़ जाते हैं जिनके चलते क्षेत्रवाद और धन बल भुजबल, आजकल तो वो भी, ये सारी चीजें जब समावेश होता है तो कोई जीत का कोई आंकड़ा बनता है। तो ऐसे में टीम अन्ना पुरानी जी, क्योंकि अब उसको टीम अन्ना कहना, क्योंकि अन्ना के कहने के बाद जो पुरानी टीम अन्ना है उसका ये कहना, अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजनीतिक मैदान में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे बिल्कुल शायद चुनाव में वो खड़े तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन हाल वही होगा जिस तरह से वो इलेक्शन के बाद वो यही कहेंगे कि पहले तो हमने जब भूख हड़ताल की, जब अनशन किया तो सरकार ने नहीं सुनी, जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो जनता ने नहीं सुनी, क्योंकि जनता। हेगड़े ऐसा ही कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की जो प्रतिष्ठा है, अन्ना हजारे का जो नाम है, उसके कारण तमाम लोकसभा सीटों पर हालांकि प्रत्याशी मिल सकते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी किस स्तर के होंगे और उन्हें सबसे गारंटी नहीं, वोट नहीं मिलेंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जनता को गाली देने लगेंगे कि हम तो इतने अच्छे मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने को लेकर आए थे और जनता ने हमें वोट नहीं दिए। जनता क्योंकि नहीं चाहती है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन एक ही इस मुद्दे को लेकर जो संतोष हेगड़े, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है और वो निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं कि एक मुद्दे को लेकर हमें ये ढूंढना पड़ेगा, जैसा किरण बेदी ने खुद ने भी कहा, हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन कम जहरीला है, कौन कम भ्रष्टाचारी है। धीरे 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 भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक झटके में अरविंद केजरीवाल को अगर मान लो यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव भी कुछ ऐसा ही कहते हैं प्रताप जी। दरअसल बाबा रामदेव का कहना है कि जो ये नींव रखी गई थी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें उनका भी बड़ा रोल था। अन्ना हजारे के साथ उस वक्त शुरुआत के वक्त वो खुद खड़े थे। लोकपाल का जो आंदोलन है वो बीच में नहीं रुकेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हम ही लोगों ने की थी। मैं उस बात को क्रेडिट लेने के लिए पहले नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप जब पहली बार लोकपाल का, जन लोकपाल का जो ड्राफ्ट गया, उसमें फर्स्ट सिग्नेचरी के तौर पर पूज्य श्री रविशंकर जी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव थे। बाद में सब लोग उसके साथ एक बड़ी टीम खड़ी हुई। उस आंदोलन की शुरुआत हमने की थी। बीच में उसमें काफी थोड़े आंतरिक रूप से जो आंदोलन का स्वरूप था उसमें विवाद होते रहे, लेकिन हमने कभी उसके अंदर किसी तरह से उसको हानि पहुंचाने की। तो बाबा रामदेव अब भी नहीं मानते कि राजनीति का जो गठन, एक पार्टी का जो गठन है वो किया जाना चाहिए। क्या मतलब शुरुआत की जो बात की जाए, जैसा कि बाबा रामदेव बता रहे थे कि जब मुद्दे पर लड़ाई की बात आई, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात आई, तब बस यही मुद्दा था, भ्रष्टाचार से लड़ना है और देश से खात्मा करना है, दल की कोई बात ही नहीं थी। तो ये कैसा है, क्या रामदेव के अलग होने की वजह भी यही थी? रामदेव के अलग होने की वजह नहीं, रामदेव तो शुरू से अलग थे। रामदेव कभी साथ थे ऐसा लगा ही नहीं है, क्योंकि आंदोलन बिल्कुल अलग अलग चला। उनका अलग मुद्दा था, अलग था, और कभी भी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने बाबा रामदेव को कभी साथ लेने की कोशिश भी नहीं की। अश्विनी, इसमें शुरुआत से ही एक बात इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौट के आए तो कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस एक पार्टी बन चुकी थी, कांग्रेस का आजादी को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन आम जन सहभागिता नहीं थी, जन भागीदारी नहीं थी। वो पूरे देश भर में घूमे, देश में घूम घूम कर उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ा, और जो एक पार्टी का आंदोलन था, एक ग्रुप का आंदोलन था, एक खास लोगों का आंदोलन था, वो जन आंदोलन में बदला था। मैंने उन्होंने लोगों को जोड़ा था। इसकी शुरुआत एक जन आंदोलन से हुई, जो अन्ना हजारे ने शुरू किया, और धीरे धीरे लोग कटते गए, और वो चंद लोगों का, खास लोगों का, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन रह गया, और अब वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी रह गई, और वो चुनाव में लड़ने जा रही है। इतना सा आंदोलन। बिल्कुल प्रताप जी, इसको चर्चा को बनाए रखेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से टीम अन्ना के कार्यकर्ता नरेंद्र धादीज जी हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेंद्र जी, क्या लगता है टीम अन्ना में जो बिखराव आ रहा है उसके कारण अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है कमजोर पड़ जाएगी? जी, निश्चित रूप से ये लड़ाई कमजोर पड़ चुकी है, और टीम अन्ना नेतृत्व के श्री अरविंद केजरीवाल जो है जी, और उन्होंने इसको दिशा जो है अलग मोड़ दी है।
ये जन लोकपाल को लागू करवाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये आंदोलन अब छोटे छोटे घोटालों के विषयों नरेंद्र जी, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि देश की जनता के जहन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक प्रकार से आग और चिंगारी जल चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि बहुत निकट से अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को देखा, उनके साथ आंदोलन किया। नरेंद्र, क्या समझते हो आपकी, क्या ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ पॉलिटिकल फील्ड में कोई असर दिखा पाएगी? क्या ऐसे लोगों को चुनकर ला पाएगी संसद में और विधानसभाओं में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीक बनेंगे? जी देखिए, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है और बहुत क्षणिक माहौल में यहाँ किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल खड़ा होना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की जनता के मन में अन्ना जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला है, उसने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को मुखर किया है और छोटे बड़े तमाम प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बन गया है हर शहर में, जो इस प्रकार के आंदोलन के लिए मुखर होते हैं। नरेंद्र, एक बात है, जो अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, उसमें आप शामिल होंगे या नहीं होंगे? नहीं, इस प्रकार के किसी दल में हम शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये आवेग और आवेश में बनने वाले किसी राजनीतिक दल में कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जाएगा। स्थायी रूप से काम करने वाले देश में अनेक राजनीतिक दल है जिनकी अपनी स्थायी विचारधारा है और विचारधारा के आधार पर वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी कार्यकर्ता जो है स्थायी दल के साथ जाएगा जिसमें वो जनता के लिए कुछ काम कर सके। ऐसे अच्छा नरेंद्र, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब भी अन्ना ने बड़ी बड़ी बैठकें बुलाई, उन बैठकों में भी आप जाते थे, तो क्या लगता है क्यों अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा आंदोलन के बाद कि राजनीति में आने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, संसद में पहुंचने के बाद ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है? देखिए, तमाम उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, तमाम लोकसभा में जो दल के लोग बैठते हैं, जो सदस्य बैठते हैं, वो सब बार बार एक बात कह रहे थे कि राजनीतिक दल बनाइए, राजनीति में उतरिए, चुनाव जीतिए और फिर कानून बनाने का अधिकार हासिल कीजिए जो आप लागू करवाना चाहते हैं, जन लोकपाल। लेकिन इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ संभव नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तेजी से चल रहे हैं, लेकिन ये तेजी ठीक नहीं है। परिपक्वता उनकी जो झलकनी चाहिए थी वो झलक नहीं रही है। ये देशव्यापी आंदोलन है और देशव्यापी आंदोलन को परिवर्तन की दिशा में लाने के लिए इसको निश्चित रूप से किरण बेदी जी ने जो कहा है कि हमारा हमला सत्ता पे होना चाहिए, प्रतिपक्ष पर हमला नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्ष को तो साथ लेकर परिवर्तन किया जाना चाहिए। धन्यवाद नरेंद्र। तो कुल मिलाकर जब अन्ना का आंदोलन चला, अश्विनी, जब अन्ना का आंदोलन चला तो नरेंद्र दादीज उन राजस्थान के, जयपुर के उन लोगों में से थे जो टीम अन्ना की उन योजनाओं में शामिल रहे थे और वो भी उस बड़ी टीम का एक मेंबर थे और वो साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल के दल में शामिल होने से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये जो तरीका है ठीक नहीं है। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि किस तरह का बिखराव आ गया है। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि उनके पीछे ना तो कोई जातिगत सपोर्ट है, कोई जातिगत आधार को लेकर वो कोई राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं, कोई क्षेत्रवाद को लेकर राजनीतिक दल नहीं है। किसी बड़े धनपतियों का अगर समर्थन लेते हैं तो भ्रष्टाचार की बात दब जाती है, बाहुबलियों का समर्थन लेते हैं तो वो कहीं खो जाते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल चुनाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो प्रशांत भूषण है उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कहना है कि नक्सलियों का भी साथ देती है टीम अन्ना। क्या कहा था सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से पहले प्रशांत भूषण ने, आपको दिखाते। और उनमें से कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और माओवादी बन गए अपने जमीन की रक्षा करने के लिए। और उसको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा का खतरा बन गया है। तो ये खतरा किसने बनाया है? किन नीतियों से ये खतरा बना है? इसी तरह की लूट की नीतियों से, जिससे कि आपने इन आदिवासियों को मजबूर कर दिया है कि वो भी हथियार। तो टीम अन्ना में बिखराव पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।